इंडिया जैसा इतना ह्यूज और डाइवर्स देश, जहां इतने सारे कल्चर्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एक साथ रहते हैं, एक्चुअली काम कैसे करता है? एकदम जायंट कलरफुल पजल जैसा है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत फैसिनेटिंग है। आज हम इसी पजल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक तरह की एडवेंचर समझ लीजिए। राइट। हम इंडिया की डाइवर्सिटी को देखेंगे, लेकिन कुछ ट्रिकी चैलेंजेस भी, जैसे रीजनल डिस्पैरिटी कि क्यों कुछ जगह ज्यादा प्रॉस्परस है, और सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन क्यों कुछ ग्रुप्स पीछे रह जाते हैं। अच्छा, एकदम मॉडर्न इंडिया की सुपर क्लियर पिक्चर मिलेगी। रेडी है? एब्सोल्युटली। तो ये है आज का हमारा लर्निंग मैप। हम 6 की क्वेश्चंस को टैकल करेंगे एक के बाद एक। ये एक्चुअल यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं, सोचिए मिनी मिशंस हैं। ठीक है। मार्जिनलाइजेशन में कोई लिंक है? हम्म। तीसरा, सेक्ट का रोल क्या है कंपेयर टू कास्ट, रीजन, रिलीजन? चौथा, क्या पूरे देश में कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। पांचवा, रीजन्स स्टेट से बेहतर कल्चरल यूनिट्स हैं क्या? और आखिर में 4 की कल्चरल एलिमेंट्स क्या हैं और नेशनल आइडेंटिटी बनाने में उनका रोल क्या है? रेडी? लेट्स डाइव इन। लेट्स स्टार्ट। रीजनल डिस्पैरिटी वर्सेस डाइवर्सिटी। ओके, तो पहला सवाल। What is regional disparity? How does it differ from diversity? How serious is the issue of regional disparity in India? UPSC Mains 2024, 15 marks. Broad micro theme, diversity and pluralism. तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। ये रीजनल डिस्पैरिटी एग्जैक्टली है क्या? सिंपली पुट, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि एक देश के अंदर अलग अलग रीजन्स में रिसोर्सेज, डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज का लेवल अनइक्वल होता है। मतलब कुछ एरियाज बहुत प्रॉस्परस हो सकते हैं, अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के साथ, जबकि दूसरे काफी अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। अच्छा। एक पिज्जा इमेजिन कीजिए जिसके एक स्लाइस पर सारी टॉपिंग्स हों और दूसरे पर कुछ भी नहीं, वो डिस्पैरिटी है, और इंडिया में ये काफी सिग्निफिकेंट इशू है। मेक सेंस। लेकिन इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं? इसके सेवरल रीजंस हैं। पहला, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कुछ रीजन्स मतलब नेचुरली ही बेटर स्टार्ट करते हैं, शायद हिस्टोरिकल रीजंस या फेवरेबल ज्योग्राफी की वजह से। एग्जाम्पल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। सोचिए, रोड्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी। अगर रीजन्स के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े गैप्स हैं तो डेवलपमेंट गैप्स भी आते हैं। जैसे कुछ हिली बॉर्डर स्टेट्स में वैसी सुपर स्मूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती जो दूसरी जगहों पर है। राइट। तीसरा, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी एक रीजन में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे मिनरल्स, लेकिन फिर भी वो अंडर डेवलप्ड रह सकता है क्योंकि उन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। और चौथा, अर्बन रूरल डिवाइड। एक ही स्टेट के अंदर भी डेवलप्ड सिटीज और स्ट्रगलिंग रूरल एरियाज के बीच बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। वो क्लासिक मेट्रो सिटी वर्सेस अंडर डेवलप्ड विलेज वाली डिबेट याद है? गॉट इट। लेकिन ये डाइवर्सिटी से अलग कैसे है? दोनों रिलेटेड लगते हैं। अच्छा सवाल है, ये अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। रीजनल डिस्पैरिटी मेनली इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में है, पैसा, डेवलपमेंट, जॉब्स, जबकि डाइवर्सिटी कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में है, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, फूड, कपड़े। ओके। एग्जाम्पल के लिए, केरला का हाई लिटरेसी रेट है, एजुकेशन में कम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, बिहार के लोअर रेट के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्पैरिटी। लेकिन दोनों स्टेट्स इनक्रेडिबली कल्चरली डाइवर्स हैं। केरला में मलयालम, बिहार में हिंदी, भोजपुरी और भी भाषाएं। समझे? हाँ, समझ गया। दूसरा, मेजरमेंट। आप डिस्पैरिटी को नंबर्स से मेजर कर सकते हैं, जैसे जीडीपी पर कैपिटा, लिटरेसी परसेंटेज या हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। डाइवर्सिटी वो कल्चर की रिचनेस और वैरायटी के बारे में है, जिसे नंबर देना थोड़ा मुश्किल है। राइट। और तीसरा, पॉलिसी। डिस्पैरिटी को ठीक करने के लिए आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए, जैसे पूरे रीजन्स के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस। डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए कल्चरल पॉलिसीज चाहिए, जैसे माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना या कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करना। ठीक है, तो इंडिया में ये रीजनल डिस्पैरिटी कितनी सीरियस है? काफी सीरियस है। ये कुछ एग्जांपल्स देखिए। पहला, नॉर्थ साउथ डिवाइड। अक्सर कुछ नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच एवरेज इनकम और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में एक नोटिसेबल गैप दिखता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिस्पैरिटी। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो गुजरात या पंजाब जैसे हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट से पीछे रह जाते हैं, अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में गैप्स के कारण। अच्छा। तीसरा, एग्रेरियन क्राइसिस। कुछ फार्मिंग रीजन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एग्रेरियन डिस्ट्रेस। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के बारे में सोचिए, जहां फार्मर सुसाइड्स के हायर रेट्स हैं अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र से कंपेयर करें, जो ज्यादा प्रॉस्परस है। ओ हाँ। और चौथा, माइग्रेशन इश्यूज। इन डिस्पैरिटीज की वजह से बहुत से लोग अंडर डेवलप्ड रीजन से सिटीज या ज्यादा प्रॉस्परस एरियाज में काम की तलाश में माइग्रेट करते हैं। इससे उन सिटीज पर बहुत प्रेशर पड़ता है जहां वो जाते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स है ये। इसके बारे में क्या किया जा सकता है? व्हाट्स द वे अहेड? इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। पहला, बैलेंस्ड पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज का एम होना चाहिए सभी रीजन्स में बैलेंस ग्रोथ, सिर्फ ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज पर फोकस नहीं करना। राइट। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। लैगिंग रीजन्स में रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेविली इन्वेस्ट करना, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट हाईवेज के लिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तीसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कंपनीज को बैकवर्ड रीजन्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज करना, शायद कुछ इंसेंटिव्स देकर। और चौथा, लोकल गवर्नेंस।
लोकल गवर्नमेंट्स को जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को ज्यादा पावर देना ताकि वो अपनी स्पेसिफिक लोकल नीड्स के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान्स बना सकें। केरला मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इसका एक अच्छा एग्जांपल है। ओके, अब थोड़ा रिफ्लेक्शन का टाइम। एक, क्या आप अपने एरिया में ऐसी कोई डिस्पैरिटी देखते हैं, शायद अलग अलग नेबरहुड्स के बीच? थिंक। 2, टेक्नोलॉजी जैसे बेहतर इंटरनेट एक्सेस रिमोट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में कैसे मदद कर सकती है? थिंक। 3, इमेजिन कीजिए अगर इंडिया के सभी रीजन्स इक्वली डेवलप्ड हो जाएं, माइग्रेशन पैटर्न्स कैसे चेंज होंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? थिंक। इन शॉर्ट, रीजनल डिस्पैरिटी एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस है जो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, और ये कल्चरल डाइवर्सिटी से अलग है। इसे टैकल करने के लिए टारगेटेड पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना जरूरी है। याद रखना, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। इंटरेस्टिंग स्टफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। Critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities. UPSC Mains 2024, 15 marks. Broad micro theme. Diversity and pluralism. तो यहाँ बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया की अमेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी और इस फैक्ट के बीच कोई स्ट्रॉन्ग लिंक है कि कुछ ग्रुप्स सोशो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, मतलब डेवलपमेंट, एजुकेशन, इनकम में पीछे रह गए हैं? क्या कल्चरली डिफरेंट होने से कभी-कभी डिसएडवांटेज्ड होना पड़ता है? ये काफी कॉम्प्लेक्स सवाल है दोस्त। इसके दोनों साइड्स हैं। चलिए पहले उन आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, अक्सर एक कोरिलेशन होता है। ठीक है। पहला, रीजनल इम्बैलेंसेस एंड एथनिक माइनॉरिटीज। कुछ एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, खासकर वो जो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज में रहते हैं जैसे हिल्स या रिमोट फॉरेस्ट्स या कम डेवलपमेंट वाले एरियाज में, अक्सर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ कम्युनिटीज को हिस्टोरिकली क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक लिमिटेड एक्सेस रहा है। दूसरा, लिंग्विस्टिक मार्जिनलाइजेशन। अगर आप एक माइनॉरिटी लैंग्वेज बोलते हैं तो शायद आपको एजुकेशन या गवर्नमेंट जॉब्स में कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहां अक्सर डोमिनेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं। आसाम में बोडो स्पीकिंग कम्युनिटीज के बारे में सोचिए, जिन्होंने रिकॉग्निशन और रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल किया। राइट। तीसरा, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन। सचार कमेटी रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट्स ने हाईलाइट किया था कि कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे इंडिया में मुस्लिम्स को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन एक्सेस करने में चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, जो कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस के लिए इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन की तरफ इशारा करता है। अच्छा। चौथा, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड लैंड एलियनेशन। कई ट्राइबल कम्युनिटीज के अपनी जमीन से स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज होते हैं, लेकिन कभी-कभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स या माइंस उन्हें डिस्प्लेस कर देते हैं और वो अपनी जमीन और लाइवलीहुड खो देते हैं। ऐसा छत्तीसगढ़ में गोंड और मारिया ट्राइब्स के साथ माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से हुआ है। पांचवा, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। कभी-कभी कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। जैसे 2011 सेंसस ने दिखाया कि ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिटरेसी रेट्स स्टेट एवरेज से काफी कम थे। ओके, तो ये पॉइंट से कनेक्शन सजेस्ट करते रहे, लेकिन आपने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट कोरिलेशन के अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। एग्जैक्टली। हमेशा ऐसा नहीं होता कि डाइवर्सिटी का मतलब मार्जिनलाइजेशन हो। चलिए दूसरी साइड देखते हैं। पहला, कल्चरल प्रॉस्पेरिटी विदाउट मार्जिनलाइजेशन। कुछ कल्चरल ग्रुप्स, भले ही वो माइनॉरिटीज हों, एक्चुअली इकोनॉमिकली काफी अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में पासी कम्युनिटी इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। नंबर में कम, लेकिन हिस्टोरिकली काफी प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंशियल। ये दिखाता है कि डाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली डिसएडवांटेज नहीं लाती। सही। दूसरा, रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट्स कभी-कभी स्पेसिफिक रीजन्स या कम्युनिटीज के लिए टारगेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करती हैं, जिससे कई कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं। तीसरा, एम्पावरमेंट ऑफ SC/STs। रिजर्वेशंस, अफर्मेटिव एक्शन जैसी पॉलिसीज ने डिकेड्स में शेड्यूल्ड कास्ट्स, SCs और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, STs का रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में बढ़ाने में मदद किया। जैसे 2016 के डेटा ने दिखाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में उनका रिप्रेजेंटेशन कई एरियाज में कोटा टारगेट्स को मीट कर रहा था या उससे ज्यादा था। अच्छा। चौथा, इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। सभी रिलीजियस माइनॉरिटीज इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज नहीं है। केरला जैसे स्टेट्स में माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने अक्सर रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड और एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर्स में हाई पार्टिसिपेशन रेट्स जैसे फैक्टर से काफी बेनिफिट किया है। ओके। पांचवा, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब्स के लिए सिटीज माइग्रेट करते हैं, जो कभी-कभी कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़े ट्रेडिशनल बैरियर्स को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है। राइट। छठा, लोकल गवर्नेंस एंड इंक्लूसिविटी। PESA एक्ट 1996 जैसे कानून ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करने का एम रखते हैं। उन्हें उनके एरियाज में लोकल गवर्नेंस और रिसोर्सेज पर ज्यादा कंट्रोल देकर, जिससे पोटेंशियली मार्जिनाइजेशन कम हो सकती है। राइट। तो ये एक न्यूआंस्ड पिक्चर है। फिर आगे का रास्ता क्या है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? कि ये है कि इंक्लूसिविटी प्रमोट की जाए और इंश्योर किया जाए कि डाइवर्सिटी सेलिब्रेट हो, पेनलाइज ना हो। कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। पहला, इंक्लूसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं, उन्हें स्ट्रेंथन और एक्सपैंड करना चाहिए।
ठीक है। दूसरा, प्रमोशन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसीज को सीरियसली इंप्लीमेंट करना ताकि बच्चे शुरू में अपनी मदर टंग में सीख सकें। जैसे नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन्स में लोकल ट्राइबल लैंग्वेजेस में एजुकेशन ऑफर करना, हिंदी इंग्लिश के साथ। इंपॉर्टेंट है। तीसरा, स्ट्रेंथनिंग एफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन पॉलिसीज को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करना और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना, और शायद प्राइवेट सेक्टर जैसे एरियाज में उनके रोल पर डिबेट करना। ओके। चौथा, कल्चरल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कल्चरल हेरिटेज का फायदा उठाना, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर बेस्ड लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स या अलग अलग रीजन्स के स्पेसिफिक वीव्स, उन्हें मार्केट से कनेक्ट करना। गुड आइडिया। पांचवा, इंप्रूविंग सोशल जस्टिस सिस्टम्स, इंश्योर करना कि वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए कानून जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ग्राउंड पर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हों। गॉट इट। फिर से थोड़ा रिफ्लेक्शन का टाइम। एक, क्या आप अपने टाउन या स्टेट में किसी लोकल कल्चरल ग्रुप के बारे में सोच सकते हैं जो इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा हो, भले ही वो माइनॉरिटी हो? थिंक। 2, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन पॉलिसीज एक्सटेंड करने के क्या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? थिंक। 3, आपके एरिया के स्कूल्स कैसे ज्यादा वेलकमिंग और इंक्लूसिव बन सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर पर अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं? थिंक। जो सभी कम्युनिटीज को एम्पावर करें और डाइवर्सिटी को एक स्ट्रेंथ बनाएं, लाइबिलिटी नहीं। सुपर। द रोल ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी। अब हमारा अगला टॉपिक है सेक्ट। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज़-विज़ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। यूपीएससी मेंस 2022 15 मार्क्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। ब्रॉड माइक्रो थीम। तो पहले ये सेक्ट से हमारा मतलब क्या है एग्जैक्टली? बेसिकली एक सेक्ट यूजुअली एक छोटा ग्रुप होता है एक बड़े एस्टैब्लिश्ड रिलीजन के अंदर। वो शायद मेन रिलीजन को जनरली फॉलो करते हैं, लेकिन उनके कुछ स्पेसिफिक बिलीव्स, प्रैक्टिसेस या इंटरप्रिटेशंस होते हैं जो उन्हें डिस्टिंक्ट बनाते हैं। अच्छा, या कभी-कभी एक सेक्ट एक एस्टैब्लिश्ड रिलीजन से बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे हिंदुइज्म के ब्रॉड अम्ब्रेला में ब्रह्मो समाज या ISKCON को देखें, उन्हें सेक्ट्स के रूप में देखा जा सकता है। अक्सर सेक्ट्स सोशल चेंज या अनसर्टेनिटी के टाइम पर इमर्ज होते हैं और उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो मेन स्ट्रीम से मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। ओके, तो इसका कास्ट के साथ क्या रिलेशन है इंडिया में? वहाँ इसकी इंपॉर्टेंस या सेलियंस क्या है? सेक्ट और कास्ट का रिलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। इसके 2 पहलू हैं। पहला, यूनिफाइंग फैक्टर। कभी-कभी सेक्ट्स इसलिए बनते हैं ताकि लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से बच सकें या उसे चैलेंज कर सकें। लोअर कास्ट के लोग जो शायद सोशल एक्सक्लूजन फेस करते हैं, उन सेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो इक्वालिटी प्रीच करते हैं। हिस्टोरिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे मूवमेंट्स शुरू में पार्टली कास्ट सिस्टम की रिजिडिटीज के अगेंस्ट रिएक्शन के तौर पर उठे थे। इंटरेस्टिंग। दूसरा, डिवाइसिव फैक्टर। लेकिन दूसरी तरफ सेक्ट्स एक ही कास्ट के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिससे और डिविजन्स पैदा होते हैं। एक ही कास्ट के लोग अलग अलग सेक्ट्स फॉलो कर सकते हैं जिनके रिचुअल्स या सोशल रूल्स बहुत अलग हो सकते हैं, जिससे कभी-कभी फ्रिक्शन भी हो सकता है। जैसे ब्राह्मण्स के अंदर भी नॉर्थ और साउथ इंडिया के ग्रुप्स के बीच सेक्टेरियन डिफरेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, और सेक्ट और रीजन के बीच क्या कनेक्शन है? यहाँ भी अक्सर एक स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। पहला, रिफ्लेक्ट्स ज्योग्राफी एंड कल्चर। एक सेक्ट अक्सर एक स्पेसिफिक रीजन में डेवलप होता है और वहाँ के लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस और इवन ज्योग्राफी को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक तरीका हो सकता है मेन स्ट्रीम रिलीजन को लोकल नीड्स और कस्टम्स के अनुसार अडेप्ट करने का। जैसे कुछ सूफी ऑर्डर्स या शेख कम्युनिटी जैसी कम्युनिटीज नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट हैं और उनके अंदर भी सबसेक्ट्स रीजनल वेरिएशंस दिखा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कभी-कभी जैसे एक ग्रुप जिसमें सेक्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस गेन करता है, वो रीजनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। कर्नाटका में लिंगायत्स एग्जाम्पल के लिए एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है जिनके स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीव्स हैं और वो स्टेट की पॉलिटिक्स में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और फाइनली, एक सेक्ट रिलीजन से कैसे कंपेयर होता है? चलिए कंपेयर करते हैं। पहला, एडहेरेंस टू नॉर्म्स। दोनों स्टैब्लिश्ड रिलीजन्स और सेक्ट्स यूजुअली अपने फॉलोअर्स से कुछ बिलीफ्स और वेज ऑफ लाइफ एडहेयर करने की एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे इस्लाम के अंदर शियाज और सुन्नीस को अक्सर सेक्ट्स कहा जाता है और उनके डिस्टिंक्ट प्रैक्टिसेस, मॉस्क्स और इंटरप्रिटेशंस हैं, हालांकि दोनों इस्लाम फॉलो करते हैं। दूसरा, स्पेसिफिसिटी। एक मेजर रिलीजन अक्सर अपने अम्ब्रेला के नीचे कई डाइवर्स सेक्ट्स और ट्रेडिशंस को एनकम्पस करता है। एक सेक्ट हाउएवर यूजुअली ज्यादा फोकस्ड होता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस या शायद एक पर्टिकुलर डीटी या गुरु पर। जैसे ISKCON प्राइमरीली लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप पर फोकस करता है। गॉट इट। तीसरा, एवोल्यूशन इनटू रिलीजन। एक लंबे टाइम के बाद कुछ सक्सेसफुल सेक्ट्स ग्रो कर सकते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो सकते हैं और इवेंचुअली अपने पेरेंट ट्रेडिशन से अलग होकर डिस्टिंक्ट रिलीजन्स में इवॉल्व हो सकते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म प्राइम एग्जांपल्स हैं। वो एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लैंडस्केप में मूवमेंट्स या सेक्ट्स के तौर पर शुरू हुए थे और मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स बन गए। तो इसका ओवरऑल पिक्चर क्या निकलता है? देखिए, इस सेक्टेरियन डिफरेंसेस पर बहुत ज्यादा फोकस सोसाइटी को डिवाइड कर सकता है और नेशनल यूनिटी और प्रोग्रेस को हिंडर कर सकता है। इसलिए एक्सट्रीमिज्म को चेक करना जरूरी है। लेकिन सेक्ट्स इंडिया की डाइवर्सिटी को एनरिच भी करते हैं।
वैरिड बिलीव्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करके और बड़े रिलीजियस ट्रेडिशंस को लोकल कॉन्टेक्स्ट में अडैप्ट करके। वो इंडिया के कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक का हिस्सा है। मेक सेंस। चलिए थोड़ा रुक कर सोचते हैं। एक, क्या आप किसी ऐसे ग्रुप या मूवमेंट का नाम बता सकते हैं जो शायद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने के लिए शुरू हुआ हो? थिंक। 2, एक सेक्ट का फूड या क्लोथिंग स्टाइल उस रीजन को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है जहां से वो ओरिजिनेट हुआ? कोई एग्जाम्पल्स ध्यान में आते हैं? थिंक। 3, आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि एक सेक्ट छोटा रह जाता है या टाइम के साथ एक मेजर रिलीजन बन जाता है? थिंक। इन शॉर्ट, सेक्ट्स छोटे डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं बड़े रिलीजन्स के अंदर या उनसे निकले हुए। उनका कास्ट के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, यूनिफाई या डिवाइड कर सकते हैं, रीजन से जुड़े हैं, लोकल कल्चर रिफ्लेक्ट करते हैं, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और रिलीजन से कंपेयर होते हैं, नॉर्म शेयर करते हैं लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, इवॉल्व हो सकते हैं। वो डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं पर एक्सेसिव डिवीजन हार्मफुल हो सकता है। समझे? कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया। चलो अब बात करते हैं कल्चरल पॉकेट्स की। Do we have cultural pockets of small India all over the nation? Elaborate with examples. UPSC Mains 2019 15 marks. Broad micro theme, diversity and pluralism. सवाल ये पूछ रहा है, क्या हमें पूरे देश में छोटे-छोटे मिनी इंडियाज मिलते हैं, ऐसी जगह जहां अलग-अलग कल्चर्स एक साथ रहते हैं और थ्राइव करते हैं? ओह एब्सोल्युटली यस। इंडिया तो प्रैक्टिकली इसी आइडिया पर बना है। ये आइसोलेटेड कल्चर्स के बारे में नहीं है जो अलग रहते हैं, ये डाइवर्स कल्चर्स के बारे में है जो हर जगह कोएग्जिस्ट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। ये कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया हमारे चारों तरफ हैं। देखिए कैसे। हाँ। पहला, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद प्राइम एग्जांपल्स हैं। लिटरली इंडिया के हर कोने से लोग वहां रहते हैं, अक्सर एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग या लोकेलिटी में नेबर्स की तरह। वो अपना कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, फेस्टिवल्स, फूड, घर पर लैंग्वेज, लेकिन दूसरों के बारे में भी इंटरैक्ट करते हैं और सीखते हैं। इससे नेचुरली अवेयरनेस और टॉलरेंस बढ़ती है। एक सच्चा पॉकेट ऑफ स्मॉल इंडिया। एक बड़े सिटी मॉल के फूड कोर्ट के बारे में सोचिए, आपको हर जगह से क्विजीन्स मिलेंगी। सही बात है। दूसरा, माइग्रेशन। लोग जॉब्स, एजुकेशन, शादी एटसेट्रा के लिए पूरे इंडिया में मूव करते हैं। ये इंटरनल माइग्रेशन बहुत बड़ा है। जब कोई नॉर्थ इंडिया से साउथ जाता है या वाइस वर्सा, वो अपना कल्चर लाते हैं और लोकल कल्चर के बारे में भी सीखते हैं। इससे एक वंडरफुल मिक्स बनता है। आप शायद एक साउथ इंडियन को छोले भटूरे एंजॉय करते हुए देखें या एक नॉर्थ इंडियन को कुछ तमिल या तेलुगु वर्ड सीखते हुए। तीसरा, लोकल लेवल डाइवर्सिटी। एक ही रीजन या स्टेट के अंदर भी अक्सर इमेंस डाइवर्सिटी होती है। केरला का एग्जाम्पल लें। मलयालम मेन लैंग्वेज है, लेकिन इतने अलग अलग डायलेक्ट्स, एक्सेंट्स और लोकल कस्टम्स हैं डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट तक कि लगता है स्टेट के अंदर एक मिनी इंडिया है। वाओ। चौथा, कल्चर स्प्रेड। फूड के बारे में सोचिए। साउथ से डोसा और इडली या नॉर्थ से नान और पराठाज अब इंडिया में लगभग हर जगह अवेलेबल हैं और एंजॉय किए जाते हैं। सेम चीज क्लोथिंग स्टाइल्स या ट्रेडिशनल वेलनेस प्रैक्टिसेस जैसे योगा या आयुर्वेदा के साथ है। ट्रैवल, मीडिया और इंटरनेट की वजह से ये कल्चरल एलिमेंट्स दूर दूर तक फैलते हैं, एक शेयर्ड फिर भी डाइवर्स कल्चरल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। पांचवा, फेस्टिवल्स एंड ट्रैवल। जब मुंबई गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करता है तो पूरा शहर एक वाइब्रेंट कल्चरल पॉकेट बन जाता है जिसमें हर बैकग्राउंड के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह सोचिए मकर संक्रांति कैसे अलग अलग तरह से मनाई जाती है। गुजरात में काइट फ्लाइंग, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू। हर एक यूनिक कल्चरल पॉकेट, लेकिन एक शेयर्ड फेस्टिव स्पिरिट का हिस्सा। टूरिज्म या पिलग्रिमेज के लिए ट्रैवल भी लोगों को मिक्स करता है। राइट। छठा, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो कमाल के मेल्टिंग पॉट्स हैं। हर स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग लैंग्वेजेस, पर्सपेक्टिव्स और ट्रेडिशंस लेकर। वो एक साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कैंपस पर एक वाइब्रेंट स्मॉल इंडिया क्रिएट करते हुए। वाओ, ये देखने का एक बेहतरीन तरीका है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल है। इंडिया अनगिनत कल्चरल पॉकेट से भरा हुआ है, जहां डाइवर्सिटी सिर्फ प्रेजेंट नहीं है बल्कि उसे जिया जाता है और इंटरैक्ट किया जाता है। ये कांस्टेंट मिक्सिंग और कोएग्जिस्टेंस हमारे नेशनल हेरिटेज को एनरिच करता है। इसलिए इंडिया को अक्सर कल्चरल सुपर पावर कहा जाता है। ये पॉकेट्स एक ग्लू की तरह काम करते हैं, इंडिया की यूनिटी को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, इतने वास्ट डिफरेंसेस के बावजूद अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस फॉस्टर करके। कूल ना? एब्सोल्युटली कूल। ओके लिसनर्स, अब आपकी बारी रिफ्लेक्ट करने की। 1, क्या आप अपने शहर, टाउन या इवन नेबरहुड में एक कल्चरल पॉकेट ऑफ स्मॉल इंडिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसे क्या चीज़ डाइवर्स बनाती है? थिंक। 2, माइग्रेशन, लोगों का अंदर आना या बाहर जाना ने आपके स्पेसिफिक रीजन या कम्युनिटी में कल्चरल मिक्स को कैसे चेंज किया है? थिंक। 3, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट इन कल्चरल पॉकेट्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, लोगों को कनेक्ट करके, या वीक कर रहे हैं, एक ज्यादा यूनिफॉर्म ग्लोबल कल्चर प्रमोट करके? आपका क्या कहना है? थिंक। इन शॉर्ट, यस, इंडिया कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया से भरा पड़ा है। वो अर्बनाइजेशन, बड़े शहर, माइग्रेशन, रीजन्स के अंदर लोकल वेरिएशंस, मीडिया और मार्केट्स के थ्रू कल्चरल आइटम्स, फूड, क्लोथ्स का स्प्रेड, शेयर्ड फेस्टिवल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैक्टर्स से बनते हैं। ये पॉकेट्स इंडिया को वाइब्रेंट बनाते हैं और उसकी यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं।
याद रखना, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, रीजन्स वर्सेस स्टेट्स। in the context of the diversity of India, can it be said that the regions form cultural units rather than the states? Give reasons with examples for your viewpoint. UPSC Mains 2017, 10 marks. Broad micro theme, diversity and pluralism. तो सवाल ये है, जब हम इंडिया में कल्चर के बारे में सोचते हैं, तो क्या रीजन्स जैसे बुंदेलखंड या कोंकण ऑफिशियल स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र से बेहतर कल्चरल जोन्स को डिस्क्राइब करते हैं? क्या कल्चर रीजन से ज्यादा अलाइंड है या स्टेट से? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अक्सर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि हाँ, रीजन्स इंडिया में पॉलिटिकली डिफाइंड स्टेट्स से ज्यादा नेचुरली कल्चरल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं। अच्छा, नॉट ऑलवेज कल्चरल। स्टेट बाउंड्रीज अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लैंग्वेज हालांकि हमेशा परफेक्टली नहीं, या हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर बेस्ड होती हैं, सिर्फ प्योर कल्चर पर नहीं। लोग और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस स्टेट बॉर्डर्स के पार फ्रीली फ्लो करते हैं। जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से मेनली डेवलपमेंटल और पॉलिटिकल रीजन से अलग हुआ था, लेकिन कल्चरली दोनों स्टेट्स के लोगों में काफी सिमिलैरिटीज हैं जो ब्रॉडर तेलुगु रीजन कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं। दूसरा, एनवायरमेंट्स इन्फ्लुएंस। कल्चर एनवायरमेंट से डीपली शेप होता है, क्लाइमेट, लैंडस्केप, रिसोर्सेज। एक ही बड़े स्टेट के अंदर कोस्ट पर रहने वाले लोगों का कल्चर प्लेन्स या हिल्स में रहने वाले लोगों से काफी अलग हो सकता है। महाराष्ट्र के बारे में सोचिए, कोंकण कोस्टल कल्चर ईस्ट के विदर्भा रीजन के कल्चर से डिस्टिंक्ट है। इसके विपरीत स्टेट लाइंस के पार सिमिलर एनवायरनमेंट सिमिलर कल्चर्स फॉस्टर कर सकते हैं, जैसे कई स्टेट्स के कोस्टल एरियाज में कॉमन राइस एंड फिश बेस्ड कुजीन। सही। तीसरा, कल्चर एज अ कंटिन्यूम। कल्चर एक वे ऑफ लाइफ है और ये ज्योग्राफी में मूव करते हुए ग्रेजुअली चेंज होता है। एक दूसरे के पास रहने वाले लोग इवन एक स्टेट बॉर्डर के पार अक्सर उन लोगों से ज्यादा कल्चरल सिमिलरिटी शेयर करते हैं जो उसी स्टेट में दूर रहते हैं। मैप पर बाउंड्रीज सडनली कल्चरल फ्लो को नहीं रोकती। जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का कल्चर नेबरिंग बिहार से कई सिमिलरिटीज रखता है, शायद फॉर वेस्टर्न यूपी से ज्यादा। या क्लोथिंग देखिए, सदर्न गुजरात में रूरल मेन द्वारा पहनी जाने वाली व्हाइट गांधी कैप, शर्ट और पजामा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बॉर्डर के पार भी कॉमन है, जबकि नॉर्दर्न गुजरात के मेन टर्बन्स पहन सकते हैं जो नेबरिंग राजस्थान जैसा है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। चौथा, अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। कल्चर लोकली वेरी करता है, डायलेक्ट, कस्टम्स, फूड। ये छोटे वेरिएशंस डिस्टेंस के साथ ऐड अप होते हैं। इवेंचुअली अक्यूमुलेटेड डिफरेंसेस इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हैं कि एक डिस्टिंक्ट कल्चरल रीजन मार्क करते हैं, अक्सर एक ही स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर। केरला फिर से एक अच्छा एग्जाम्पल है। डायलेक्ट्स, क्विजीन और इवन सोशल कस्टम्स डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट तक नोटिसेबली डिफर कर सकते हैं, भले ही यह सब ब्रॉडली केरला कल्चर हो। राइट। पांचवा, नॉर्थ ईस्ट एग्जाम्पल। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लार्जली एथनोलिंग्विस्टिक लाइंस पर बने थे, लेकिन कल्चर अभी भी हर स्टेट के अंदर वेरी करता है और स्टेट बॉर्डर्स के पार भी फ्लो करता है। एक दूसरे के पास लेकिन अलग स्टेट्स में रहने वाली ट्राइब्स कल्चरल ट्रेट्स शेयर कर सकती हैं। छोटे से सिक्किम में भी डिस्टिंक्ट कल्चरल एलिमेंट्स हैं, जैसे सिक्किम बुद्धिस्ट कल्चर और नेपाली हिंदू कल्चर को एग्जिस्ट करते हैं। तो इसेंशियली स्टेट बॉर्डर्स कल्चर के लिए नीट कंटेनर्स की तरह काम नहीं करते। एग्जैक्टली। इंडिया में कोई भी स्टेट एक सिंगल यूनिफॉर्म कल्चरल यूनिट नहीं है। कुछ कल्चरल ट्रेट्स मल्टीपल स्टेट्स में फैले हुए हैं, जबकि लगभग हर स्टेट के अंदर मल्टीपल डिस्टिंक्ट कल्चरल वेरिएशंस या रीजन्स हैं। रीजन्स अक्सर इन कल्चरल नुआंसेस को बेहतर कैप्चर करते हैं। मेक सेंस। सोचने का टाइम। एक, अपने स्टेट के बारे में सोचिए। क्या आप उसके अंदर अलग अलग कल्चरल रीजन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उन्हें क्या चीज डिस्टिंक्ट बनाती है? लैंग्वेज, डायलेक्ट, फूड, फेस्टिवल्स, थिंक। दो, क्या आपके स्टेट का कल्चर या उसका कोई हिस्सा नेबरिंग स्टेट की किसी रीजन से सिमिलैरिटीज शेयर करता है? कैसे? थिंक। तीन, अगर रीजन्स बेहतर कल्चरल यूनिट्स हैं, तो क्या इंडिया को स्टेट बाउंड्रीज प्योरली कल्चर के बेसिस पर रीड्रॉ करनी चाहिए? ऐसा करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? थिंक। इन शॉर्ट, रीजन्स अक्सर इंडिया में स्टेट से बेहतर कल्चरल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्टेट बाउंड्रीज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। कल्चर एनवायरनमेंट से शेप होता है, अक्रॉस बॉर्डर्स कल्चर एक स्पेक्ट्रम की तरह कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, और लोकल वेरिएशंस एक्यूमुलेट होकर स्टेट्स के अंदर डिस्टिंक्ट रीजन्स बनाते हैं। ठीक है। कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। और अब आज के लिए हमारा फाइनल क्वेश्चन। Describe any 4 cultural elements of diversity in India and rate their relative significance in building a national identity. UPSC Mains 2015, 12.5 marks. Broad micro theme, diversity and pluralism. Broad micro theme. Okay, तो ये हमसे इंडिया की डाइवर्सिटी के 4 कल्चरल एलिमेंट्स बताने को कह रहा है, और फिर ये सोचना है कि इंडियननेस या नेशनल आइडेंटिटी का सेंस बनाने में हर एक कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इंडिया तो डाइवर्सिटी का खजाना है। चलिए 4 मेजर एलिमेंट्स चुनते हैं। पहला, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये तो बहुत बड़ा है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, और देश भर में 1100 से ज्यादा डिस्टिंक्ट डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। वाओ! अक्सर ये डायलेक्ट्स एक दूसरे में फ्लो करती हैं, एक कंटिन्यूम बनाती हैं जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। लोग अपनी लैंग्वेज और लिटरेचर पर बहुत प्राइड लेते हैं,
लेकिन लैंग्वेज कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स भी रही है, जैसे गोवा में मराठी वर्सेस कोंकणी या असम में बंगाली वर्सेस असमीज पर हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स। हाँ, ये तो है। 2. ट्रेडिशंस, क्लोथिंग, फूड। इंडिया में म्यूजिक, डांस, क्लासिकल और फोक, थिएटर और आर्ट फॉर्म्स की इनक्रेडिबली रिच और डाइवर्स ट्रेडिशंस हैं। कुजीन रीजन से रीजन ड्रामेटिकली वेरी करती है। अलग मसाले, कुकिंग टेक्निक्स, स्टेपल फूड्स, बिरयानी वेरिएशंस, मिठाइयाँ, स्ट्रीट फूड के बारे में सोचिए। क्लोथिंग एक और वाइब्रेंट एरिया है। साड़ीज, धोतीज, कुर्ताज, सलवार कमीज, लुंगीज, घाघराज, काउंटलेस स्टाइल्स, वीव्स और फैब्रिक्स जो अलग-अलग रीजन्स और कम्युनिटीज के लिए स्पेसिफिक हैं। बिल्कुल। 3. फेस्टिवल्स। इंडिया को अक्सर त्योहारों का देश कहा जाता है। काउंटलेस लोकल और रीजनल फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्ट्स, सीजन्स, लोकल डेटीज या हिस्टोरिकल इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। प्लस बड़े फेस्टिवल्स हैं जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरपर्व एटसेट्रा, जो देश के बड़े हिस्सों में सेलिब्रेट होते हैं, कभी कभी अलग तरह से, लेकिन सेलिब्रेशन और टुगेदरनेस के कॉमन थ्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। सही। 4. रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया 4 मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स का बर्थ प्लेस है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। ये मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और दूसरे फेथ्स जैसे ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, पारसीज, जुडाइज्म और बहाई फेथ के फॉलोअर्स की बड़ी पॉपुलेशंस का घर भी है। ये रिलीजियस प्लूरलिज्म इंडिया के सोशल फैब्रिक और आइडेंटिटी को डीपली शेप करता है। यहाँ लोकल कल्चर्स के साथ इंटरैक्ट करने वाले फॉरेन रिलीजन्स ने यूनिक ब्लेंड्स बनाए हैं जो कहीं और नहीं मिलते, जैसे पारसी कम्युनिटी का महाराष्ट्रियन कल्चर में इंटीग्रेट होना, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए। ग्रेट एग्जाम्पल्स। अब ट्रिकी पार्ट ये, सब नेशनल आइडेंटिटी बनाने में कितने सिग्निफिकेंट है? क्या कुछ दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये डिबेटेबल है, लेकिन सभी अपने तरीके से सिग्निफिकेंट हैं। चलिए उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस रेट करने की कोशिश करते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शायद फाउंडेशनल है। पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद मेजर लैंग्वेजेस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है, वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट करके देश को एक साथ रखने में मदद करती है। ऑल्सो ये फैक्ट कि कई इंडियंस मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते हैं, कम्युनिकेशन और यूनिटी फॉस्टर करता है। ये आइडेंटिटी के लिए फंडामेंटल है, लेकिन केयरफुल मैनेजमेंट भी जरूरी है। सिग्निफिकेंस वेरी हाई। ट्रेडिशंस, फूड, क्लोथिंग, ये नेशनल आइडेंटिटी को विजुअली और एक्सपीरियंशियली रिच और वाइब्रेंट बनाते हैं। क्रॉस कल्चरल अप्रिसिएशन, नॉर्थ इंडियंस का साउथ इंडियन फूड पसंद करना और वाइस वर्सा, फैशन का अलग रीजन से बोरो करना, एक शेयर्ड फिर भी डाइवर्स हेरिटेज का सेंस फॉस्टर करता है। ये इंडियननेस में रंग और स्वाद ऐड करता है। सिग्निफिकेंस हाई। राइट। फेस्टिवल्स, खासकर वो जो नेशनली सेलिब्रेट होते हैं साल में, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और रिदम्स क्रिएट करते हैं। वो कॉमन कल्चरल टच पॉइंट्स को रीइंफोर्स करते हैं और एक देश से बिलोंग करने की फीलिंग को स्ट्रेंथन करते हैं, एक साथ सेलिब्रेट करते हुए। सिग्निफिकेंस हाई। ठीक है। रिलीजियस डाइवर्सिटी, सभी फेथ्स को रिस्पेक्ट करने का प्रिंसिपल, इंडिया का यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडिया की मॉडर्न आइडेंटिटी का बिल्कुल कोर है। ये सिग्नल करता है कि इंडियन यूनिटी किसी एक रिलीजन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर है। प्लूरलिज्म का ये कमिटमेंट फंडामेंटल है। सिग्निफिकेंस वेरी हाई। अच्छा, ओवरऑल इंपॉर्टेंटली इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी सिर्फ एक लैंग्वेज या एक रिलीजन या एक कल्चर होने पर बेस्ड नहीं है। ये शेयर्ड वैल्यूज जैसे डेमोक्रेसी, कॉमन होप्स और एस्पिरेशंस और इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कमिटमेंट पर बनी है। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर उस यूनिक टैपेस्ट्री को बनाते हैं। तो सभी पजल के जरूरी टुकड़े हैं। फाइनल रिफ्लेक्शन टाइम। 1. इन 4 कल्चरल एलिमेंट्स में से लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, फूड, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स, रिलीजन, कौन सा आपको नेशनल आइडेंटिटी के सेंस से सबसे स्ट्रांगली कनेक्ट करता है और क्यों? थिंक। 2. क्या ग्लोबलाइजेशन, ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल, मीडिया, इंटरनेट इन डाइवर्स इंडियन कल्चरल एलिमेंट्स को वीकन कर रहा है या उन्हें फैलने और नए तरीकों से स्ट्रांग बनने में हेल्प कर रहा है? थिंक। 3. हम इन कल्चरल एलिमेंट्स को एक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं, शायद स्कूल एक्टिविटीज, कम्युनिटी इवेंट्स या मीडिया के थ्रू इंडिया में अलग अलग ग्रुप्स के बीच बेहतर अंडरस्टैंडिंग और इंटीग्रेशन प्रमोट करने के लिए एक आइडिया शेयर कीजिए। थिंक। इन शॉर्ट, की कल्चरल एलिमेंट्स जैसे लिंग्विस्टिक, ट्रेडिशनल फूड, क्लोथिंग, आर्ट्स, फेस्टिव और रिलीजियस डाइवर्सिटी सभी इंडिया की यूनिक नेशनल आइडेंटिटी बिल्ड करने में हाईली सिग्निफिकेंट है। ये आइडेंटिटी यूनिफॉर्मिटी पर नहीं, बल्कि डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने और कॉमन एस्पिरेशंस में यूनिटी ढूंढने के शेयर्ड कमिटमेंट पर थ्राइव करती है। सुपर। रिकैप एंड एक्टिव रिकॉल। ये इंडिया की डाइवर्सिटी और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के थ्रू काफी अच्छी जर्नी थी। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं उन मेन आइडियाज को जो हमने डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म के ब्रॉड थीम के अंदर कवर किए। रीजनल डिस्पैरिटी वर्सेस डाइवर्सिटी। डिस्पैरिटी रीजन्स के बीच इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में है। डाइवर्सिटी कल्चरल वैरायटी के बारे में है, अलग कॉन्सेप्ट्स जिन्हें अलग सॉल्यूशंस चाहिए। डाइवर्सिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। लिंक कॉम्प्लेक्स है। कल्चरली डिफरेंट होने का मतलब हमेशा मार्जिनलाइज्ड होना नहीं है, लेकिन वेरियस फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो सकता है। इंक्लूसिव पॉलिसीज क्रूशल हैं। सेक्ट्स, छोटे रिलीजियस ग्रुप्स जो कास्ट, रीजन और रिलीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो डाइवर्सिटी एनरिच करते हैं,
लेकिन अगर एक्सट्रीम हो जाए तो डिविजन्स भी पैदा कर सकते हैं। कल्चरल पॉकेट्स, मिनी इंडियाज हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, सिटीज, कैंपसेस एटसेट्रा। माइग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज की वजह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करते हुए। रीजन्स वर्सेस स्टेट्स, रीजन्स अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट लाइन से बेहतर कल्चरल बाउंड्रीज रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि कल्चरल बॉर्डर्स के पार फ्लो करता है और स्टेट्स के अंदर वेरी करता है। कल्चरल एलिमेंट्स एंड नेशनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स और रिलीजन सभी वाइटल थ्रेड्स हैं जो इंडिया की यूनिक नेशनल आइडेंटिटी को बुनते हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर बेस्ड है, यूनिफॉर्मिटी पर नहीं। ग्रेट समरी। अब थोड़ा एक्टिव रिकॉल का टाइम, ताकि ये सब याद रहे। इन क्वेश्चंस को जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए। 1. रीजनल डिस्पैरिटी को सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन कीजिए। गो। 2. इंडिया में एक ऐसे कल्चरल ग्रुप का एग्जाम्पल दीजिए जो जनरली माइनॉरिटी माना जाता है लेकिन सोशियो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज नहीं है। याद है? 3. एक सेक्ट कैसे पोटेंशियली कास्ट डिफरेंसेस को कम कर सकता है और नए डिविजन्स भी क्रिएट कर सकता है। दोनों साइड याद है? 4. बड़े शहरों के कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया बनने का एक मेन रीजन क्या है? 5. ईस्टर्न यूपी का कल्चर बिहार से वेस्टर्न यूपी से ज्यादा सिमिलर क्यों हो सकता है, भले ही वो एक ही स्टेट में है? ये कौन सा प्रिंसिपल इलस्ट्रेट करता है? 6. आपके हिसाब से कौन सा कल्चरल एलिमेंट आज इंडिया में सबसे ज्यादा विजिबल या इजीली शेयरेबल है? और ये रहा एक फन चैलेंज। रीजनल डिस्पैरिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी के बीच का डिफरेंस एक इमेजिनरी फ्रेंड या रियल वाले को 2 मिनट से कम में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। रेडी? ट्राई कीजिए। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, आज के हमारे पूरे डिस्कशन का मेन टेक अवे मैसेज क्या था? अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन हेल्पफुल लगा तो अपने खुद के नोट्स या फ्लैश कार्ड्स बनाने की कोशिश कीजिए। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना इंडिया की खूबसूरत कॉम्प्लेक्सिटी और उसके साथ आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को अप्रिशिएट करने में सच में मदद करता है। हमारे साथ इस स्पेशल एक्सप्लोरेशन में जुड़ने के लिए थैंक्स। वी होप ये इंसाइटफुल था। हम जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे। ऑप्शनल, अगर इस टॉपिक पर एक शॉर्ट क्विज या फ्लैश कार्ड्स हेल्पफुल होंगे तो हमें बताइएगा।